कल इसके बारे में डिटेल से समझाए थे, लिखवाए भी थे, ठीक है। आज कोशिश करते हैं कि उसको फिगर के माध्यम से सारा चीज को समझाएं कि गुरु मतलब बंदा बहादुर, गुरु रंजीत सिंह, ठीक है। और आंग्ल सिख युद्ध हुआ क्यों था, उसके पीछे क्या कारण था, और उस युद्ध के बाद क्या गति मतलब क्या परिणाम निकल के आया, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ये शुरुआत करते हैं कि आंग्ल सिख युद्ध के पहले जो बंदा बहादुर थे, क्यों बंदा बहादुर गुरु थे, नेता के रूप में उभरे थे। ऐसा क्यों, कारण क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो गुरु सिख धर्म के 10वें गुरु थे, वो क्या बोले थे कि अब से है जो गुरु का पद जो है सो खत्म किया जाता है, और गुरु के बदले में क्या रहेगा, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब जो है उनका 11वें गुरु के रूप में निकल के आए। कौन सा, किस धर्म का, सिख धर्म का, है ना। अब उसका तो कोई गुरु बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, नेता बनेगा, या उस सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। उसी में देखिए यहाँ पर सिंपल सिंपल बात लिखा है, क्या है कि जब सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाना का मतलब क्या होता है, अपना शरीर त्यागना या मृत्यु हो जाना, उससे पहले उन्होंने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद अब से कोई सिख गुरु नहीं होगा, अर्थात उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि सभी सिख गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मानेंगे। किसको मानेंगे, गुरु ग्रंथ साहब। यही गुरु ग्रंथ साहब का फोटो यहाँ पर है, और यही सिखों के 11वें गुरु हैं, ठीक है। कोई आदमी नहीं है, वो किताब है, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है। अब क्या, गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था जो उन्हें बहुत ही प्रिय था। क्या था, प्रिय था। वह शिष्य आगे चलकर क्या बना, बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ। और क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बचेगा, इसीलिए बंदा सिंह बहादुर एक सेनापति बनकर सामने आए, है ना। क्या बनकर सामने आए, सेनापति। कोई गुरु तो हुए नहीं, तो गुरु गोविंद सिंह पहले ही बोले थे कि मेरे मरने के बाद कोई गुरु का पद नहीं रहेगा, गुरु के रूप में क्या रहेगा, गुरु ग्रंथ साहब। तो बंदा बहादुर क्या बने, गुरु तो बनेंगे नहीं, क्या बनेंगे, सेनापति बनकर सामने आए। अब हुआ क्या, देखिए बंदा सिंह बहादुर ये है, यही बंदा बहादुर है, दिख रहा फोटो में। इसमें क्या हुआ कि बंदा सिंह बहादुर का प्रारंभिक नाम क्या था, लक्ष्मण देव, कल भी लिखाए थे, है ना। लेकिन उनका जन्म कब हुआ था, 1670 में पुछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह इन्हें गुरु बल्स सिंह के नाम से पुकारा करते थे, कल भी लिखवाए थे ना कि गुरु गोविंद सिंह क्या बोलते थे, इनको गुरु बल सिंह बोलते थे। इसके साथ साथ बंदा सिंह बहादुर भी अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देते थे, गुरु के बंदे, गुरु नहीं गुरु के बंदे, इसलिए इनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, बंदा सिंह बहादुर। ये सब एग्जाम में आएगा, और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे भी इसको, ठीक है। बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था, लोहगढ़ को। इसी क्रम में इन्होंने अपने प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों से युद्ध लड़े, जिनमें इन्होंने मुगल सूबेदार को धूल चढ़ा मतलब क्या होता है, धूल लेकर ले चाट ले तो हराना, यही ना, धूल चढ़ा मतलब क्या होता है, हराना। इन्हें कि एक मुट्ठी धूल लेके आए हैं, दो चाट लो, हो गया धूल चटाई। चलिए, बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी के और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के। इन्होंने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी और छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया। जो गुरु गोविंद सिंह के जो बेटा को मारा था, है ना, तो उसका बदला लिया किनको मार के, वजीर खां को मार के। यही ना था वहां के, याद करिए, वजीर खान चुनवा दिया था दीवाल में दोनों को। अब शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कहां पर, शहादरा। शहादरा अभी भी है जगह, स्टेशन भी है शहादरा, ठीक है। तो शहादरा किसके लिए फेमस है, कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया था, हजारों मुगल सैनिकों को क्या किया था, कर मार के फाड़ दी, है ना। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर को
गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ लिया गया और उन्हें क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया। अब यहाँ सवाल पूछता है एग्जाम में, अब कितने बार पूछा भी है कि बंदा बहादुर को किसने फांसी दिया या किसने मरवाया, तो फर्रुख सियर ने। किसने, फर्रुख सियर ने। कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात जगह कौन सा था, शहादरा, बोलेंगे ना। अब बंदा बहादुर भी चले गए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगले का सीन देखिए, यहाँ पर देखिए, बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। कल भी इस चीज का चर्चा किए थे, है ना। क्या किया कि छोटा छोटा टुकड़ा मतलब समूह में बट गया, और उस समूह का नाम क्या दिया गया, उस समूह को क्या बोला जाता है, मिसल। क्या होता है, मिसल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 1748 में कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। किसमें विलय हो गया, दल खालसा। 12 का टुकड़ी था, सब एक टीम बन गया और सब एक टीम क्या हो गया, दल खालसा। ठीक है। और ये टुकड़ी का कहानी था कि 12 का टुकड़ी था, और कोई भी इस वक्त किसी पर आक्रमण करता सब मिल के मारते ऊपर, 12 मिल के। बात समझे, 12 का टुकड़ी है, अगर कोई भी उस पर एक टुकड़ी पर भी आक्रमण करेगा तो बाकी सब उसको मिलकर एक साथ होकर या फिर उससे युद्ध करेंगे। ठीक है। बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया और प्रशासनिक दृष्टि के दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया गया, जिसे मिसल कहा गया। क्या बोला गया, मिसल। दल खालसा का जो टीम था उसको 12 गो मेंबर, 12 गो टीम बन गया, जिसका नाम क्या रख गया, मिसल रखा गया। और उसमें क्या सीन था कि अगर कोई भी है, कोई एक भी मिसल पर कोई हमला करता है तो बाकी 11 मिसल मतलब 12 मिसल मिलके एक साथ मारेगा उसको। ठीक है, यही आपका था। उसका क्या नाम रखा गया, दल खालसा। और उसको मिसल, उसको क्या बोला गया, मिसल बोला गया। और उसी में एक मिसल है, कौन सा मिसल, सुकेर चकिया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रंजीत सिंह। आज सबसे फेमस वही होता है, देखिए यहाँ पर होगा करेगा सुकेर चकिया, है ना। सुकेर चकिया मिसल किसका था, रंजीत सिंह का। आगे उन्हीं के बारे में होगा। देखिए महाराजा रंजीत सिंह, ये रंजीत सिंह है। ठीक है। पंजाब के सिख राज के वास्तविक संस्थापक, सिख राज के वास्तविक संस्थापक राजा रंजीत सिंह थे। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया। देखिए इनका उपलब्धियां क्या क्या है। इनका जन्म कल भी लिखा है 1780 में। पिता का नाम महासिंह और मिसल का नाम सुकेर चकिया। और 1797 में क्या हुआ, काबुल के शासक जमन शाह का पंजाब पर आक्रमण, कल भी कहानी सुनाए थे, सुनाया था ना, ये एनसीईआरटी का बुक का फोटो है। जमन शाह क्या किया था, पंजाब पर आक्रमण किया था। रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमन शाह को क्या किया, पराजित किया। यहाँ पर और क्या सीन था याद कीजिए। देखिए ये आपका पूरा पंजाब था उस समय का, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर भी है न, लद्दाख भी है, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान और पेशावर, ये जो पूरा एरिया है आपका वो क्या है, पंजाब है। अरे नेपाल तो है ना है जी, नेपाल इधर दिखाई दे रहा है, भूटान, चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश इधर है। मतलब उस समय का जो था, उस समय पाकिस्तान भी भारतीय का ही नहीं हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारतीय का हिस्सा था। अब ना सब अलग अलग हो गया है आजादी के बाद। आई घटना कब का है, 1700 कुछ का है। देखिए कब का है, 1797 का है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये आपका देखिए उस समय का पंजाब जो एरिया था वो ये वाला है, जिसमें आपका क्या क्या रहा है, कश्मीर पूरा आ रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो वर्तमान का, फिर अमृतसर, लाहौर, मुल्तान और पेशावर। क्या बाबू, ये पूरा किस में आता था, पंजाब में। चलिए ये पूरा का अधिकार किसका था एक समय में, सिख धर्म मतलब राजा रंजीत सिंह का महाराजा। देखिए अब रंजीत सिंह क्या है, सिखों के नेता बन गए। रंजीत सिंह ने जमन शाह की 12 तोपों जो चिनाव नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवाकर वापस भिजवाया, कल भी समझाए थे। ठीक है। इस सेवा के बदले में जमन शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, ले जाइए आप लाहौर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 12 तोप के बदले में लाहौर, यही ना हुआ सीन। अब फिर क्या बोला कि 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई।
याद कीजिए कल का क्या बताए थे कि महाराजा रणजीत सिंह अपने दो गो राजधानी थे, एक राजनीतिक राजधानी बनाए थे लाहौर को, लाहौर को था बनाए वो राजनीतिक राजधानी, हाँ राजनीतिक राजधानी। और उस समय अमृतसर भी था, तो अमृतसर को बनाए थे कौन सी राजधानी? धार्मिक राजधानी, धार्मिक राजधानी। किसको बनाए थे? अमृतसर को। और राजनीतिक किसको? लाहौर को। फिर आगे देखते हैं, जब रणजीत सिंह ने अपना विस्तार लाहौर क्षेत्र करा तब उनकी दो राजधानी बनी थी, एक राजधानी अमृतसर थी जो धार्मिक थी, है ना, और दूसरी राजधानी लाहौर थी जो उनकी राजनीतिक राजधानी थी। जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक सत्ता पर कायम कर रहे थे। कल भी समझाए थे क्या हुआ था सीन कि जो आपका कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो मराठा का मतलब क्या हुआ? विस्तार रुक गया वहां पे, क्योंकि मराठा लोग को बहुत बार मारा था कौन? अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ? भारत छोड़कर अपने वापस अपने देश चला गया। यहाँ पर मराठा का विस्तार रुक गया, ठीक है। तो मौका मिल गया किनको? सिख धर्म को अपना विस्तार करने का। तो रणजीत से अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, और वही दूसरी ओर क्या था कि अंग्रेज भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था। अब एक ही एरिया में दो दो लोग अपना क्षेत्र का विस्तार करें तो क्या होगा? लड़ाई होगा या समझौता होगा दोनों के बीच में। यही आगे चल के हुआ भी कि जब दूसरे क्षेत्र में अंग्रेज अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे और उसी समय क्या थे? रणजीत सिंह भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। हुआ क्या था? और कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे, जैसे कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा बंगाल का क्षेत्र, ये अंग्रेज का है ना। अंग्रेज बंगाल का क्षेत्र कब्जा कर लिया था किस युद्ध के बाद? प्लासी और बक्सर के युद्ध। ये प्लासी और बक्सर के पूरे बंगाल में पढ़ाए हैं आप लोगों को, ठीक है। और आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र, अब अंग्रेजों की नजर कहाँ थी? सिख साम्राज्य पर थी, ठीक है। मैसूर ले लिया, बंगाल ले लिया, तो अब की नजर कहाँ है उसका? सिख साम्राज्य पे है। अब हुआ क्या था कि इस अमृतसर की संधि का तत्कालिक कारण भारत के बाहर फ्रांस और रूस के बीच 1807 में तिलसित की संधि का होना था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल बताना भूले थे, देखिए हम बताए थे कि दोनों के बीच में संधि हुआ था, किसके किसके बीच में? रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में। तो संधि होने के पीछे भी कारण था कुछ, ठीक है। उस संधि का नाम क्या था? अमृतसर की संधि 1809, लिखवाए थे कल भी, है ना। उस संधि के पीछे कारण क्या? देखिए, जब अंग्रेज जो है अपना भारत में अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था, तो हुआ क्या ना कि फ्रांस और रूस, ठीक है, क्योंकि आपको याद कीजिए वांडीवास के युद्ध में फ्रांस को मारकर धो दिया था अंग्रेज, याद आ रहा है ना वांडीवास का युद्ध, ठीक है। कि डच को मारा था जी, वेडरा के युद्ध में डच ना, वांडीवास में फ्रांस। काउंट लाली उसी समय था ना वांडीवास के युद्ध में, काउंट लाली। और सर आयरकूट अंग्रेज के था, ठीक है। अब हुआ क्या था कि फ्रांस जो है रूस के साथ समझौता किया। अब बोला क्या है कि हम दोनों एक साथ मिलकर अब हमला करेंगे कहाँ? भारत के ऊपर। अब वहां से अंग्रेज को भगा देंगे, है ना, अंग्रेज को भगा देंगे। तो जब इस बात का पता चलता है अंग्रेजों को, तो भाई अंग्रेज भी क्या तो डर में रहते हैं कि अगर वो लोग हमला करेगा दोनों मिलकर फ्रांस और रूस, तो सब शायद हम लोग को क्या है भारत छोड़कर हटना पड़ेगा पीछे, हम लोग का व्यापार बंद हो जाएगा भारत के साथ, ठीक है। तो इसी डर से वो अंग्रेज जो है रणजीत सिंह के साथ क्या करता है? समझौता करता है, एक संधि करता है। देखिए उसी वही चीज आगे लिखा हुआ होगा। तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों मिलकर भारत पर जमीन मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाले थे, और क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर जैसे युद्धों के द्वारा भारत के काफी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो वे रूस और फ्रांस के इस आक्रमण को लेकर चिंतित थे।
क्लियर है ये? कौन चिंतित थे? अंग्रेज चिंतित थे। तब अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीतियां चलाई और 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, 1807 में प्रस्ताव भेजा और क्या था कि अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेगा और अंग्रेज पर कोई आक्रमण होता है तो रणजीत सिंह उसकी मदद करेंगे। ये संधि था 1807 वाला, है ना, कि रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज मदद करेगा, अंग्रेज पर करेगा तो रणजीत सिंह मदद करेंगे। ठीक है, ये प्रस्ताव भेजा 1807 में। कौन भेजा? अंग्रेज। किसके पास? रणजीत सिंह पास। क्यों भेजा था? तो डर है, डर ही ना बोलेंगे। किसके डर से? तो फ्रांस और रूस के डर से। ठीक है, अब और क्या था देखिए, इसके साथ साथ सतलज नदी के पश्चिम क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण। यही आपका सतलज नदी यहां से निकला है और यही सतलज नदी की आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र किसका हो गया? रणजीत सिंह का। और ये आपका हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अंग्रेज का बपौती था ये वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज। ठीक है, इधर रंजीत, इधर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये से अंग्रेज का मानना था कि सतलज नदी, यहां से सतलज नदी निकला है, देखिए ये आपका सतलज नदी है यहाँ निकला हुआ, इसके इधर का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र रणजीत सिंह का और पूर्वी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन रणजीत सिंह बोले कि ना, एक और हमको एरिया चाहिए। किधर में? पूर्वी क्षेत्र में, है ना। कौन सा एरिया? देखिए बोले क्या हो कि रणजीत सिंह अंग्रेजों को इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार के लिए दो शर्त रखते हैं जो कुछ इस प्रकार है। बोले कि ठीक है, हम आपका बात मानेंगे, लेकिन कुछ शर्त हमारा भी है, दोगो आप मान लीजिए, है ना। तो कौन सा शर्त रखे? देखिए बोले क्या कि जब भी कभी अफगानों और सिखों में लड़ाई होगी तो अंग्रेज उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अफगान के बारे में मजा आता था, मारो भगे तो दौड़ा दौड़ा के मारो, इसलिए बोलते कि जब भी अफगान के साथ सिख का लड़ाई होगा तो उसमें अंग्रेज बीच में नहीं आएगा, पहले मार के कूटे देगा हम लोग। ठीक है, बोला अंग्रेज की ठीक है, तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट बोला क्या कि अंग्रेजों को सतलज नदी का मालवा क्षेत्र, यही देखिए हरा जो किए है ना मालवा क्षेत्र, हरा वाला ये पूरा में पड़ता, सतलज के किधर? पूरब क्षेत्र में। तो मालवा क्षेत्र का राजा रणजीत सिंह को ही मानना होगा। मालवा क्षेत्र का राजा कौन मानेगा? राजा रणजीत। यही मालवा क्षेत्र है। अब इस फिगर देखिए, मालवा क्षेत्र किसके अंदर आ रहा था? बोले कि ना, बिल्कुल नहीं, वो हमारा एरिया था, वो हम ही लेंगे। मालवा क्षेत्र, ये मालवा क्षेत्र यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते क्या होता है। तब रणजीत सिंह की ये शर्तें अंग्रेज नहीं मानते हैं। क्या हुआ? नहीं माना और दोनों पक्षों में यह संधि नहीं हो पाती है। इसके एक वर्ष के बाद 1808 में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंग्रेज उन्हें सफल नहीं होने देते, है ना। बोला कि नहीं मानेगा तो हम आक्रमण कर देते हैं, चढ़ाई। ठीक है, जब उस पर आक्रमण किए तो अंग्रेज उसमें सफल नहीं होने दिया, किनको? रणजीत सिंह को। तब 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच यह अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, और 1860 में शर्त भेजा था अंग्रेज, है ना, कि सिख रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज लड़ेगा साथ में, अब अंग्रेज पर करेगा तो रणजीत सिंह। और क्या बोला था वो अंग्रेज कि जो आपका सतलज नदी है उसका पूर्वी हिस्सा रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का और पश्चिमी हिस्सा रहेगा रणजीत सिंह का। तो बोले कि ऐसा तो ठीक है, हम आपका बात मानते हैं, लेकिन हमारा भी दो शर्त है। एक शर्त क्या दिए थे कि अगर अफगानिस्तान के साथ युद्ध होगा तो ओकरा में अंग्रेज नहीं आवेगा। ठीक है, और दूसरा जो पूर्वी क्षेत्र में मालवा पड़ रहा है तो मालवा पर भी अधिकार किसका रहेगा? रणजीत सिंह का। लेकिन अंग्रेज स्टार्टिंग में उसको मानता नहीं है। ठीक है, तो 7 में हुआ था ये प्रस्ताव, 8 में आक्रमण कर दिए रणजीत सिंह मालवा पे अधिकार करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश अंग्रेज जो है उसमें विजयी रहा, अधिकार नहीं होने दिया। ठीक है,
तब जाकर 1809 में ये संधि होता है। और संधि में क्या था, वही संधि जो प्रस्ताव रखा था कि सतलज नदी के एक साइड में पूर्वी क्षेत्र में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और पश्चिमी क्षेत्र में किसका रहेगा, इस रणजीत सिंह का। उस पर हस्ताक्षर दोनों सहमति से हो गया। ठीक है, और ये संधि देखिए यही आपका सतलज नदी, यहाँ अगर बड़ा कीजिएगा तो दिखे भाई यहाँ पर सतलज नदी है। ठीक है, तो सतलज नदी के एक छोर में रणजीत सिंह, दूसरे छोर में ईस्ट इंडिया कंपनी है। चलिए आगे आते हैं। इस संधि में चार्ल्स मैटकॉफ, कौन है, चार्ल्स मैटकॉफ ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था। जैसे वो तो कंपनी था, है ना, तो कंपनी में कौन रहेगा, उसका जो हेड रहेगा वो, तो उस समय कौन था, चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था उस समय, तो वही हस्ताक्षर किया होता है। एग्रीमेंट बनता है ना कि चलिए ठीक है हम आपका शर्त मान लिए, आप हमारा शर्त मान लीजिए, लाइए एग्रीमेंट लास्ट हुआ, दोनों जाने अपना साइन कीजिए, है ना, नाम, पिता बाप के नाम, आधार कार्ड नंबर, उस समय आधार कार्ड नहीं था, था राशन कार्ड, राशन कार्ड तो कुछ और में काम आता है जी। चलिए, इस संधि में यह तय किया जाता है क्या, कि सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन और पूर्वी क्षेत्रों पर किसका शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अंग्रेज अंग्रेज मत बोला कीजिए तो फेंक के मार देंगे दो मुक्का। अंग्रेज के थोड़ी था, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बोलेंगे जी, अपना हिस्सा देते अंग्रेज के हैं, अपना घर के हिस्सा दीजिएगा पड़ोसी के। आप बोली कि हमारे था का रहेला दिले थे रेंट पे, बताए कुछ बराबर हो गया। सुनाए का कल वाला बतिया हम, और अभी वाला भी सुनाए का, अभी वाला बतिया नहीं ना, ठीक। जैसे ये क्या सीख, आंग्ल सीख, लास्ट में लड़का के बताएंगे। रणजीत सिंह का देखिए साम्राज्य का विस्तार देखिए थोड़ा बहुत। हुआ क्या था कि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह कांगड़ा विजय किए। 13 में अफगान अमीर शाह शुजा से, देखिए यहाँ पर है ना, अफगान के अमीर जो शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह शुजा से क्या प्राप्त किया, कोहिनूर। कल बताया था कोहिनूर का चर्चा। 1813 में अटक को जीत लिया, 1818 में मुल्तान को जीता। 1819 में अफगान गवर्नर जब्बर खां, जब्बर नाम है, जब्बर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 20 से 21 ईस्वी में डेरा गाजी खां को, डेरा इस्माइल खां का लेह को जीत लिया, पूरा एरिया कवर कर लिया। 32 में पेशावर की विजय की। 33 से 34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया, ले जाओ। ठीक है, 1839 में रणजीत सिंह क्या हो गया, मृत्यु हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो वंशज आते हैं वे ज्यादा कुशल शासक के रूप में नहीं शासन कर पाते। हमेशा तो यही होता है, एक कुशल शासक होता क्या, उसके बाद का जो रहेगा ना उतना कुशल रहबे नहीं करता है। तो जब उतना कुशल नहीं तो क्या होगा, कोई ना कोई आके आक्रमण करबे करेगा, मारा मारी तय है। ठीक है, अब होता क्या है, थोड़े थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाते हैं। ठीक है, रणजीत सिंह के बाद उनके वंशज कुछ इस प्रकार से, तो खड़क सिंह, नौनिहाल, चांदकोल, शेर सिंह, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह लास्ट है ना, अधिकतर बुक में क्या बोलता है, डायरेक्ट दिलीप सिंह लिखवा की कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर 4 गो उसके पहले और भी था, खड़क सिंह, निहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह, चांद कौर, चांद कौर, चांद नवाब लिखता है यहाँ पे। आइए यहाँ पे देखिएगा, अब होता क्या है, वो लोग जो क्या थे उतना कुशल थे नहीं, बहुत कम कम समय के लिए शासक किए। ठीक है, अब हुआ लास्ट में क्या कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 4 से 5 वर्ष के भीतर ही इतने सारे शासक जो है सो आते जाते रहे। ठीक है, चारों पांचों क्या है, 4-5 साल में कुछ कुछ महीने साल के लिए खत्म बन गए। बाद में रणजीत सिंह के वंशजों में दिलीप सिंह 1843 में राजा बनकर आते हैं, परंतु वे शासक बनते हैं तब उनकी आयु बहुत ही कम होती है। कैसा, मात्र 5 साल में।
कौन फुसला लेके चल जाएगा ऐसे ही 5 साल को जी चॉकलेट में फुसल जाएगा सब। ले लेम चूस, लेम चूसे फुसला लेके चल गया घोड़ा बैठे ले जाओ। तब क्या हुआ कि इनका जो संरक्षक थी, देखिए यहाँ पर है भी ना, एक अल्प वयस्क शासक के रूप में राजा बनते हैं। दिलीप सिंह की कम आयु के वजह से महारानी जिंदल कौर है ना, उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी शासन व्यवस्था को संभालती है। कौन? महारानी जिंदल। और इस प्रकार सिख साम्राज्य का शासन चलता रहता है। मतलब खाली नाम मात्र को 5 साल के ही हैं, तो राजा तो वो खाली सिर्फ दिखावे के है कि बाई फेस ये भाई राजा है, लेकिन पूरा सब काम धाम कौन कर रही थी? महारानी जिंदल कौर कर रही थी, है ना, यही ना सीन था। चलिए, क्योंकि वो मात्र 5 साल के हैं, अभी तो गोदिए में खेल रहे होंगे। नहीं, जब हंसने में कुछ बात है गोदिए में 5 साल खेलेंगे बच्चा? 5 साल की तो मोबाइल होता है, लइकवन के दीजिए ना फोनवा, तो लइकवन सबके बोले लिखे नहीं आता तो बोल लेगा इसे, तुरंत खोल लेगा ग्रुप यूट्यूब, यूट्यूब में जाकर ऐसे बोले वाला अब एक मोटा हाथी शुरू हो गया। मेरे यहाँ भी मेरा भगना है, टाइप करने नहीं आता, छोटी सी भतीजी भी, उसको टाइप करने नहीं आता है, लेकिन फोनवा में यूट्यूब खोल लेगा वो सब। ठीक है, यूट्यूब कैसो कितना भी छुपा के रखिएगा, ओकरा में खोज लेगा यूट्यूब, ओकरा में जाके सर्च करेगा इसे एक मोटा हाथी। अब एक मोटा चालू शुरू हो गया, अब एक बार शुरू हुआ तो सबको आते रहता है ना पीछे यूट्यूब वहाँ पे लगता ही आते रहेगा वो सब पे। ठीक है, लाल टमाटर एक मोटा हाथी, वो लोग का फेवरेट सी कहानी हो गया। सबके घर में यही हाल होगा, सबके घर यहाँ के बच्चा जो यही दिखेगा, एक मोटा हाथी झूम के चला, नहीं तो लाल टमाटर तो प्रो वाला बच्चा होगा, रील्स वाला। चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बात कि इस क्रम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के दूसरे ज्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वे सिख साम्राज्य या लाहौर साम्राज्य, क्योंकि सिख सतलज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर ही शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहते थे। बताया थे ना कल भी कि अंग्रेज जो है, जो समझौता हुआ था कौन सा, रंजीत सिंह के समय में, कि सतलज नदी के एक साइड में अंग्रेज एक साइड में सिख रहेंगे, लेकिन अंग्रेज का मन भरा नहीं, है ना, वो लोग सिख साम्राज्य में भी या सिख क्षेत्र में भी अपना क्षेत्र विस्तार करना चाह रहे थे। अब हुआ क्या है कि उस समय अंग्रेजी गवर्नर हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग को जी बोले जी, हमने के भगवान नहीं है, ये रख ले हैं लॉर्ड, लॉर्ड हनुमान, तो भगवान के सामने लॉर्ड लगता है, ये सब तो चोर लुटेरा है, ये तो कुछ लॉर्ड लगाए। हार्डिंग था खाली हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड फोर्ड नहीं लगता है हमारे सामने, खाली हार्डिंग रहेगा। अब हमारा अगर हम इतिहास लिखते हैं तो हार्डिंग नहीं लिखते, हम लिखते हार्डिंगवा, क्लियर बात है ना, विलियमवा, क्लियर बात, क्लियर सब चीज, लॉर्ड हार्डिंग लगवा दे, ये वो लोग के सम्मान में लाता था, तो इसमें लॉर्ड लाने के प्रति वो लोग के सम्मान देने में, इज्जत देने में, ये सब इज्जत ले भी लेता था, आरामी था सब। क्या था, अंग्रेजी कंपनी ने 1845 में सतलज नदी की सीमा रेखा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाहियों को भेजना शुरू कर दिया था, है ना, धीरे धीरे भेज रहा था, जाओ जाओ वहां रहा, मारामारी हुआ तुरंत पहुंच जाना। यही न होता है, जैसे मान लीजिए आपको लड़ना है दूसरे गांव में जाके, तो अकेले जाके मारामारी कर लीजिएगा, नहीं, पहले आदमी को भेजिएगा, जाओ धीरे धीरे सब वहां रहो, और जैसे मारामारी करेंगे फोन करेंगे आ जाना। अब तो उल्टा होता है, फोन करेंगे फोन नहीं ऑफ रहेगा, फोन कीजिएगा फोन नहीं ऑफ रहेगा, पूरा मार के साथ धो देगा उन्हें, पिटा के आइए, और फिर जब आइएगा घर तो आएगा वो सब कुछ पिटा गया, बहुत मारा सब, लेकिन ना आंखों सुजल है, नाकों फुटल है, दांतों आगे झरल है ना। आइए, इस क्रम में क्या हुआ, कुछ सिख सिपाहियों ने सतलज नदी को पार कर दिया और वे सतलज नदी के पूर्वी भाग में आ गए, और क्योंकि हमने उस पर जाना कि क्या था, अमृतसर की संधि में क्या था, सतलज पूर्वी क्षेत्र किसका था, अंग्रेजों का, लेकिन वो पूर्वी क्षेत्र में भाग गए। देखिए अब यहाँ पर होता है शुरुआत, आंग्ल सिख
युद्ध का। इस युद्ध के अंतर्गत क्या थे? 4 लड़ाई, मुदकी का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, अलीवार का युद्ध और सुबराव का युद्ध। ठीक है, तो सिर्फ ये चारों ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन है चारों? मुदकी, फिरोजपुर, अलीवार और सुबराव। इन चारों युद्धों में क्या हुआ? सिख नेता क्या होते रहे? पराजित होते रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तब क्या हुआ? लास्ट में लाहौर की संधि हुआ। देखिए लास्ट कब क्या था? सुबराव का युद्ध 1846 में। उसी समय क्या हुआ? 1846 में ही संधि हुआ। क्या इस संधि में क्या हुआ? यह संधि अंग्रेजों एवं दिलीप सिंह के बीच हुई। दिलीप सिंह को और रानी जिंदल की साक्षा में राजा स्वीकार किया गया। ठीक है, ठीक है, आप राजा रहिए लेकिन उनके अंदर में रहिए। और सतलज के पूरब के प्रदेश व जालंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का क्या हुआ? अधिपत्य, मतलब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना आया गया, मतलब सिखों पर कितना जुर्माना? 1.5 करोड़ का जुर्माना। उस समय का 1.5 करोड़, समझ रहे हैं अभी कितना मिलियन होगा। फिर क्या हुआ कि 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया, है ना। 1 करोड़ में वो एरिया बेच दिया गुलाब सिंह के हाथों। कौन सा एरिया? कश्मीर का क्षेत्र। और 50 लाख कैश लिया और 1 करोड़ में वो एरिया जो है सो कश्मीर का एरिया गुलाब सिंह के हाथों भेज दिया। सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई। अब सिख की सैनिक जो था उनका संख्या भी कम कर दिया और फिक्स कर दिया कि इतना से ज्यादा सैनिक अब नहीं होगा। और क्या बोला गया? लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। ठीक है, मतलब कि लाहौर के में देख रेख करने के लिए एक अंग्रेज अफसर, है ना, नियुक्त किया गया जो देख रेख करेगा उनके कामों को। और क्या हुआ? अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, बिना अंग्रेज से पूछ ले आप कौन विदेशी को सेना में आप नहीं रख सकते। किसका कहना था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसके लिए था? सिखों के लिए, है ना। और आगे देखते हैं। भैरववाल की संधि 1846 में ही हुआ। सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया, फिर विद्रोह कर दिया सिख। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह को पुनः एक संधि की शर्तें दी। फिर दिलीप सिंह को संधि की शर्त रखा। फिर क्या संधि रखा? कि रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इनका जो संरक्षण था वो खत्म कर दिया गया और 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया गया। कितना पेंशन? 1.5 लाख। ये वार्षिक है, मंथली नहीं, वार्षिक। साल में 1.5 लाख रुपया। रहिए उतने में खुश रहिए। अब क्या हुआ कि अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। ठीक है, 8 सिख सरदार की परिषद बनाया गया जो क्या करेगा? शासन की देखभाल करेगा। और लाहौर में एक अंग्रेज सेना रखी जाएगी जिसका खर्च क्या करेंगे? दिलीप सिंह देंगे। ठीक है, लाहौर में क्या बोला गया? एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च कौन देंगे? दिलीप सिंह देंगे। ये उस समय का था। बेचारे के 1.5 लाख वार्षिक पैसे में मिलता है, ओकरे में से देना है, तो क्या करेंगे? लड़वे ना करेंगे फिर दोबारा। फिर दूसरा आ गया, बोला कि 1.5 लाख देवे करता है साल में तो हमरा, और इतना बड़ी लोड भी दे दिया कि अंग्रेज आएगा तो तुमको, तुम ही को देखना है, पूरा वेतन देना है, खर्चा उठाना है तुम ही को। क्या करेंगे हम? अपने खाए पिए कि तुमरे दे। तो दूसरा में फिर अधूरा गया, है ना। आगे कौन था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में। इसमें हो गया कहानी खत्म। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई 2 बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद सिख काफी नाखुश थे और इसी क्रम में 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मूलराज थे। कौन थे? मुल्तान के मूलराज। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मूलराज से ज्यादा और बढ़े हुए राजस्व को मांगा, परंतु दीवान मूलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर ली। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने अंग्रेजों ने मुल्तान के दीवान मूलराज को हटाकर नए सिख गवर्नर की नियुक्ति करने का फैसला लिया, क्योंकि
दीवान मूलराज उनकी बात नहीं मान रहे थे, है ना। उस समय का दीवान कौन था? मूलराज। तो उससे बढ़ा हुआ टैक्स मांग रहा था। मूलराज बोले कि देवे नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो क्या किया हो अंग्रेज कि मूलराज हटाकर एक दूसरा सिख गवर्नर को नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब आ क्या हुआ, मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेजों के इस फैसले को नहीं माना और वहां की प्रजा दीवान मूलराज के साथ खड़ी हो गई और उनका सहयोग करने लगी। ठीक है, वहां के प्रजा किसके सहयोग में थी? मूलराज के सहयोग में थी। इस क्रम में अंग्रेजों ने मुल्तान को एक नए सिख गवर्नर को 2 ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा, जिनका नाम लेफ्टिनेंट पैट्रिक वैंस एंग्यूस। इतना खतरनाक नाम बाप का किसे लगता है? सब और लेफ्टिनेंट एंडरसन था। मुल्तान की प्रजा द्वारा इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया गया। दोनों गए वहां, दोनों खत्म, है ना। और इसके साथ साथ कुछ सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ जुड़ जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह छिड़ जाता है। फिर से मारामारी शुरू। अब द्वितीय आंग्ल सिख का क्या कहानी था? तो इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयां लड़ी गई। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात नगर का युद्ध, है ना। असम में कौन विजयी रहा? सिख। इसमें सिख विजयी रहा चिलियावाला में, बाकी सब में अंग्रेज विजयी रहा। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? यहूगौफ। कौन था? यहूगौफ था। और सिख सेना आत्मसमर्पण, तो सलेंडर बोल दिया कि अब लड़ाई नहीं रहेंगे। अब हुआ क्या, 1849 ईस्वी में सिख राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया। तो खोज ही रहा था मौका, है ना। सिख को मिला लिया किस में? अंग्रेजी राज में। और दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। 5-6 साल के है थे तो कुछ ही करता है, लेकिन जाइए पढ़िए आप। बुतरू नहीं है, घूम रहे हैं उन्हें राजा बन के, पढ़े लिखे घूम रहे हैं अभी। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। अब जानवे करते अंग्रेज का नियम था कि वहां भेजता था जहां आपको कोई पहचान में नहीं करे, है ना। अगर यहाँ पर रहते हूँ तो फिर कभी न कभी विद्रोह होने का चांस था। तो सब जानता था कि यही राजा है दिलीप सिंह, यही महारानी जिंदल है। टीम बना लेते वो, एमपीएल पे टीम बना के फिर से खेल लेते हैं। लेकिन उनको भेज दिया कहाँ? इंग्लैंड में, जहाँ पर कोई पहचान ही नहीं रहा है। ना पहचानेगा, ना टीम बनेगा, ना मारा मारी होगा, है ना। यहाँ पर सिख धर्म का कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं एमसीक्यू पर, देखते हैं क्या क्या सीन है। आइए अब